नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। चुनाव का चौथा चरण और बयानवीरों का जलवा, आज इसी मुद्दे पर हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो आखिर इस तरीके का माहौल क्यों बनने लगता है? विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के मतदान जो है वो 23 फरवरी को होगा और आज चुनाव प्रचार थम गया। लेकिन चुनाव प्रचार थम तो गया, कई ऐसी चीजें छोड़ गया जो सवाल खड़े कर देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ऐसे बयान दिए गए जो बयान कहीं ना कहीं सवालों को खड़ा करते हैं और ये बताते हैं कि आखिर लोग मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों कर देते हैं बोलते हुए। राजनेता जब भी चुनाव आते हैं तो मुद्दों को भूलकर बयानों के हथकंडे अपनाकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो बुनियादी जरूरतें जिनसे आवाम महरूम है। और आवाम की जरूरतों को दरकिनार कर बयानों के जरिए राजनीति चमकाकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जाती है राजनेताओं के द्वारा। लेकिन जनाब, अगर सत्ता तक पहुंचना है तो सबसे पहले आवाम की जरूरतों को आपको ध्यान देना होगा, उनको पूरा करना होगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे और सत्ता में काबिज हो पाएंगे। इस बार जो बयानबाजी हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी निशाने साधे गए और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश भी की गई। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। देश की सियासी राजधानी उत्तर प्रदेश में चुनावी रण चरम पर है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। चौथे चरण में चुनाव उस इलाके में है जो बेहद ही पिछड़ा हुआ है। ये इलाका है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड जो कभी अपने वीर योद्धाओं के नाम से जाना जाता था, आज तमाम बुनियादी जरूरतों का मोहताज है। कायदे से बात करें तो इस इलाके में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों में विकास की बातों पर होड़ होनी चाहिए थी, लेकिन कंपटीशन लगा है चुटकुलेनामा बयान देने पर। खैर, हर नेता के बयान की बात करेंगे, पहले आपको दिखाते हैं इलाके का चुनावी समीकरण। बुंदेलखंड के 12 जनपदों की 53 सीटों के लिए चौथे चरण में वोटिंग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के साथ साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक चौथे चरण में कुल 680 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इलाहाबाद उत्तरी सीट पर सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं खागा, मंझनपुर और कुंडा में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण में 60 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 13 सीटें सुरक्षित हैं। साल 2012 में चौथे चरण में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 24 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीएसपी ने 15, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 5 और पीस पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। चौथे चरण के चुनाव में जिन नामी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, उनमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा, बाहुबली निर्दलीय उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी कांग्रेस उम्मीदवार अदिति सिंह, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य, एसपी के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता गया चरण दिनकर शामिल हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे एसपी उम्मीदवार के तौर पर दोबारा यहीं से विधायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फतेहपुर से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं और झांसी से उमा भारती। इन दोनों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी है। रायबरेली तो सोनिया गांधी का गढ़ ही है। रायबरेली की सभी सीटों पर गठबंधन के तहत कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, मगर गठबंधन धर्म यहाँ खटाई में पड़ा हुआ है, क्योंकि एसपी ने भी ऊंचाहार और सरैनी पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज से उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहाँ से अविभाजित अपना दल के सांसद कुंवर हरिवंश सिंह सांसद हैं। 2012 के पिछले विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर से समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। प्रचार थमने के साथ ही चौथे चरण के सभी 12 जिलों में शराब, बियर और भांग की दुकानें भी 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। 23 फरवरी को होने वाले मतदान की तैयारियां और तेज हो गई हैं। 22 फरवरी को पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बलों के दस्ते अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगे। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज।
तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी और ताकत झोंकने के साथ बयानों पर भी कंट्रोल नहीं कर पाए और इस तरीके के बोल दिए जिससे कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया। चौथे चरण का चुनाव और बयानवीरों का जलवा, ये हमारा मुद्दा है और आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की तरफ से राजेश यादव और बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर राय, जो कि बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो बयानबाजी चल रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो बुंदेलखंड का इलाका है और वो एक ऐसा इलाका है जहां पर विकास की ज़रूरत है। लोग कई ऐसी बुनियादी चीज़ों से महरूम हैं जहां पर उन्हें अभी भी उनकी ज़रूरत है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बयानों के जरिए राजनीति चमकाना और लोगों के असल मुद्दों को भुला देना कहाँ की समझदारी है? यादव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बात के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि 12 जिलों में जो 53 विधानसभाओं में ये चुनाव हो रहा है, अगर पिछले चुनाव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे कम सीटें यहाँ पर इस पर्टिकुलर इलाके में लेके आई थी। अगर आप पिछले 5 साल का इतिहास देखें तो जिस तरह से इन 12 जिलों में पार्टी के उन कैंडिडेट ने जो वहाँ पर विधायक बन के आए, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को छला है। आप देखें तो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो या फिर सत्ता में बैठी हुई समाजवादी पार्टी रही हो, सबका काम अगर आप पूरा तोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि इस पूरे 5 साल के अंदर उनका काम बहुत ही बुरी स्थिति में रहा है और इसका एंटी इनकम्बेंसी का असर निश्चित रूप से ये पड़ने वाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत अच्छी बढ़त के संग आगे बढ़ेगी। और हमारे साथ रितु सिंह, नेता बीएसपी, इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जी नमस्ते। चुनाव होना है चौथे चरण का और बुंदेलखंड का ये इलाका है और बुंदेलखंड में कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के लोग परेशान हैं, चाहे वो पेयजल समस्या हो, रोजगार की समस्या हो या फिर पलायन हो। उन सबको भुला करके राजनेता यहाँ पर बयानबाजी में अटके हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा बहुजन हिताय की बात करती है, लेकिन यहाँ हितों को भुला करके बयानों में उलझी हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप देखिए, 5 साल से यहाँ पर सपा की सरकार है यूपी में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। 73 एमपी भाजपा के यूपी में है और सपा को आपने देखा है, अभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उस समय आप आंकड़े उठा के देखिए, उस समय का समय देखिए, उनका लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। बहन जी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया, गरीबों को लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के थे, 2-2 कमरों के मकान उनको दिए जो किसी सरकार ने नहीं दिए। गांव का विकास किया जो कभी भी इन लोगों ने बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दिया। तो आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने अपने समय में कितना विकास किया। आज इन सरकारों ने क्या दिया, उस पर पॉलिश तक नहीं कर पाई सपा सरकार। उस प्रदेश को बद से बदतर कर दिया। एक ही जाति, इनके एक ही यादव फैमिली, ऊपर से नीचे तक, सांसद से लेकर रितु जी, जैसे कि आप कह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अभी सरकार नहीं है, सरकार आगे जो गई है वो पहले तो बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार थी और आप कह रही हैं विकास किया। बुंदेलखंड में अगर विकास किया होता तो बुंदेलखंड के लोग अभी प्यासे नहीं मर रहे होते। चलिए, सपा ने काम नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अगर काम किया तो धरातल पे दिखना चाहिए था ना। उनको बिजली दीजिए और क्या कहते हैं, हिंदुओं को दिवाली पे तो ये किस तरह की बातें करते हैं। ये लोग देश को बांटने का काम करते हैं। ये सिर्फ दलित विरोधी क्या कहते हैं पार्टी है भाजपा, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इनके लिए जब दलित गुजरात में पिटते हैं तो ये खुश होते हैं, जब मुस्लिम महिलाओं को पीटा जाता है तो ये खुश होते हैं। तो भाजपा और सपा दोनों एक जैसी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये विकास के नाम पे जीरो हैं। अब 2017 में सपा को यहाँ का सीएम चेंज होगा और वहाँ का पीएम चेंज होगा 19 में। तो ये है इनका असली चेहरा। मोदी जी ने, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। मोदी जी ने सिर्फ सफाई जमीन से शुरू करी थी, तिजोरी तक साफ कर दी। आज मोदी जी ने एक बार भी। रितु जी, जिस तरीके से आप बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही हैं, मुस्लिम विरोधी बता रही, बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर राय जी इनकी बात पर? देखिए, मैं रितु जी से बोलता हूँ कि जिस तरह की धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर मायावती जी का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अगर पिछले कुछ समय में बयान देखेंगे तो उन्होंने भी अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं अपने साथ में लेकर। रितु जी जब आप बोल रही थी तो हम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ा पेशेंस रखिए और बातों को सुनने की कोशिश करिए। पहले पेशेंस रखिए और बातों को सुनने की कोशिश करिए। बिल्कुल मैं
सुन रही हूँ। आप हाँ, इतने आप बौखलाए जो हुए मत जहाँ तक रहिए। बोल रहे आप लोग हैं, जब चैनल पे बहन बैठते हैं, बहन मायावती इतनी जी ने बौखलाहट जिस आप तरह लोगों के में बयान दिए हैं दिखाई अल्पसंख्यकों देती को है। लेकर वो के, बोल रहे हैं, अच्छी सुन बात नहीं, लीजिए। कोनों पे आप बोल रही बैठिए। थी तो कोई नहीं बोला। जब बोल रही थी तो प्रयास करिए सुनने का। आप अपने तो मैं आप तो को, अभी तक बोल रही आप थी, जब एक्ट तक मेरी करते बात समय पूरी अपने नहीं आप होती, को, आप बीच में क्यों आप बोल रहे अपने हैं? आप को आप लोगों मायावती मत disturb करते बनाइए। हैं, आप लोगों की आप लोगों एक्ट करते भाजपा का समय एक मायावती है, मत बनाइए लोगों को अपने बीच आप में को। आके आप disturb प्रयास करते हैं। करिए कि आप पहले सुनने अपनी का बात प्रयास को करिए। पूरे होने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए, फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगी और उसका जवाब भी दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बोलिए, आपकी आप बात क्या का बोलना जवाब चाहते दे हो? रहा हूँ। जब इन्होंने मुझे कहा है तब मैं बोलना शुरू रितु कर रहा जी, हूँ। उन्होंने नहीं आपकी तो बात मुझे सुनी बोलना और जब चाहिए ना मैंने कि उनसे मैडम आप कहा भाजपा तब वो के बोले जब हैं। कोई आप भी सुनिए प्रवक्ता तो सही। बोलेंगे, जब तक वो मुझे नहीं बताएंगे, मैं टीवी के सामने नहीं बैठी हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं आपको देख नहीं रही हूँ कि आपके एंकर क्या चलिए कह ठीक रहे है, हैं। आपकी आपकी बात हमने सुन ली। अब हम कांग्रेस की जी। तरफ रुख कर दें। राजेश यादव जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, विकास का मुद्दा भूलकर बयानबाजी रैलियों में की जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया और चुनाव में अपने आप को मजबूती देने की कोशिश की। कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है कि सत्ता हाथ से न चली जाए या फिर राजनीति का जो जमीन कमजोर हो रही है उसे मजबूत किया जाए। लेकिन उस बीच में जनता के जो अहम बुनियादी मुद्दे हैं उन्हें भुलाकर ये कह देना कि डीडीएलजे के सपने दिखाए और गब्बर आ गया, ये कहां की समझदारी है? देखिए, उन लोगों को डर है कि सत्ता हाथ से निकल रही है, वही लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिनको इस बात का डर है। आप देखिए, बयान उठा लीजिए, कौन विकास का बयान दे रहा है, कौन वहाँ विकास की बात कर रहा है और कौन जात की बात कर रहा है, कौन शमशान की बात कर रहा है, कौन किस तरह की अफवाहें फैला रहा है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, जानती है। भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद जो उत्तर प्रदेश ने चुन के इसलिए दिए थे कि ये विकास करेंगे, और विकास के नाते देखिए प्रधानमंत्री जो हैं उन्हें देश की सेवा के लिए अवसर दिया था। बहुत अच्छा अवसर था ये उनके पास। देश की सेवा छोड़ के उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य भी हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। देखिए, इतनी रैली कोई प्रधानमंत्री ने आज तक हिंदुस्तान के ने नहीं करी होंगी। रैली तो आपके कांग्रेस के राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। राजेश यादव जी, आपसे हम बात करेंगे। एक सेकंड। राहुल गांधी एक पार्टी के नेता हैं, पार्टी का काम देख रहे हैं। आपको मैं रोकना चाहूंगा, तो हमें उन पर तकलीफ नहीं होगी। समय एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद मैं आपसे, राजेश जी एक रिक्वेस्ट, आपसे मैं बात करूंगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम सुनाएंगे कि उन पार्टियों के नेताओं के बयान, जिन पार्टियों ने बयान दिया है, ऐसा कोई नहीं बचा जिसने बयान ना दिया हो। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार हम बात कर रहे हैं उन बयानों की जिन बयानों ने विवाद पैदा कर दिया और हर कोई एक दूसरे के ऊपर तीखे प्रहार कर रहा है। लगातार हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं, चंद्रशेखर राय जी जो कि बीजेपी की तरफ से, और इसके अलावा राजेश यादव जी जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। रितु सिंह जो है वो बीएसपी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बयान हमने नहीं दिया या हमने दिया तो हमने सही ठहराने की कोशिश की, अगर बयानों पर नजर डाली जाए तो वो कहीं ना कहीं साफ साबित करते हैं कि नेता अपनी मर्यादाओं को भूल करके इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति को एक नया रंग मिल सके। और चाहे उसमें कोई भी पार्टी शामिल हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या परिभाषा बताई, एक बार सुनते हैं। बाजी करने में यदि वो माहिर हैं, वो एक कदम आगे हैं, तो दलित की बेटी फिर उनसे पीछे नहीं है, 2 कदम आगे है। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब होता है दलित, और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन, यानी कि वो दलित विरोधी आदमी है।
तो सुना आपने कि मायावती किस तरीके से ही इज अ नेगेटिव दलित मैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की परिभाषा कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने दी है, ये आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और मायावती जी ने उस गरिमा को किस तरीके से आईना दिखाया है वो समझ गए होंगे और मायावती जी की समझदारी भी समझ गए होंगे। रितु सिंह बीएसपी की तरफ से लगातार फोन लाइन पर बनी हुई है। रितु सिंह जी, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद की भी एक गरिमा होती है और अभी मुख्यमंत्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस गरिमा को भूल जाएं। आप सुन ले पहले और उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री की। तो देश का प्रधानमंत्री जो विदेशों में भी और देश में भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस पद की भी एक गरिमा होती है। शख्स को ना देखा जाए, अगर पद को देखा जाए तो उस पद की गरिमा को देखते हुए मायावती क्या ये समझदारी का काम कर रही है जिस तरीके से उन्होंने इस प्रधानमंत्री के नाम की परिभाषा दी है? लगेगा कम से कम प्रधानमंत्री जी को अपनी गरिमा की और अपनी इज्जत की एक परवाह होनी चाहिए। मंच पे बोलते हुए शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो आपसे हर चीज में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, पोजीशन में छोटे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री लोगों को इस तरह के शब्दों को बोलेगा तो उन पर कौन उंगली नहीं उठाएगा। तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को बोलने से पहले अपनी बात और अपनी गरिमा समझनी होगी कि मैं कम से कम दूसरों पे कीचड़ ना उछालूं, क्योंकि आप अगर दूसरों पे कीचड़ उछालेंगे तो कीचड़ आप पे भी पड़ेगा। आप कीचड़ उछालेंगे। चंद्रशेखर राय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रितु सिंह जी जो इतना गिर गया है ना, ये मोदी जी है कि जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे जुमले करते हैं कि शर्म आती है लोगों को कि देश के प्रधान। आज तक मैं भी इतनी उम्र हो गई है, कभी मैंने नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करते हुए। आज मोदी जी सिर्फ ऐड और विज्ञापन बिल्कुल आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपकी बात हमने सुन ली। आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ गए। बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर राय जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी बात का जवाब उनसे ले लेते हैं। चंद्रशेखर राय जी, जिस तरह मायावती जी ने ये बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पार्टी की सुप्रीमो है एक बहुजन समाज पार्टी की, और वो इस तरह फ्रस्ट्रेशन में आ गई हैं कि उनको इस बात की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो किसी ऐसे नेता। मुझे बहुत देखिए रितु जी, आप थोड़ा पेशेंस। रितु जी, अगर आपको टीवी पे बोलना नहीं आता है तो कृपया आप थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिए। रितु जी, अगर आपको बोलना नहीं आता है तो कृपया अपना फोन बंद करिए। आपको पेशेंस नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है, लगातार बोलती जा रही है, आप किसी की बात सुनते नहीं है। आप इनको समझाइए किसी तरह बात नहीं करती है। आपको कोई बोलना नहीं आता, आप खुद भी अपने आराम से। रितु सिंह जी, आपकी बात जब हो रही थी तो कोई नहीं बोला और किसी ने नहीं टोका। अब आप सुन लीजिए ना, आप बोल रहे हैं। आप लोगों को बोलना नहीं आता और आप शांति से क्यों नहीं बैठती हैं? आपको मालूम है डिबेट कैसे होती है? वो नहीं हो जिसे आप किसी चीज पे चर्चा करने के लिए बैठी हैं, आप शांति से क्यों नहीं बैठती हैं? जितने बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं बदतमीजी करते हैं, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी, बदतमीजी करेंगे आप मुझसे तो कंप्लेन कर दूंगी। आप लोगों के सब प्रवक्ताओं का यार अभी पंखुड़ी पाठक ने थोड़ा धैर्य रखिए और सुनने की कोशिश कीजिए। आदत हो गई है। रितु सिंह जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं शो होस्ट कर रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। रितु सिंह जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। इस तरीके से बात नहीं की जाती है। जैसे आपने बात की, सबने सुना। अब कोई अगर आपकी बात का जवाब दे रहा है तो उसे सुनिए, बीच में रोकिए मत। आप इस तरीके से चिल्लाएंगे, दोनों लोग भिड़ जाएंगे तो फिर आगे कैसे चर्चा चलेगी? बात करिए आप। बिल्कुल। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए कि चंद्रशेखर जी आपकी बात पर क्या कहना चाहते हैं। राजेश जी, आपके पास आऊंगा मैं। चंद्रशेखर जी, आप बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह का बयान बहन मायावती जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है ये बयान केवल फ्रस्ट्रेशन का कारण है। दूसरी बात, अगर ये बार बार शब्दों को कहती है कि दलित विरोधी हैं, मैं दलित की बेटी हूं, दलितों के लिए ऐसा करना चाहिए, आप क्या बताना चाह रही हैं देश को? आप कोई सामने वाला दलित के बारे में कोई बात करे तो उस पर एक कानून लागू हो जाता है और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रावधान बने हुए कि नहीं साहब आप ऐसा शब्द मत बोलिए। लेकिन आप उनमें रह करके उनकी भावनाओं को जगा करके कहीं ना कहीं विरोध प्रकट करना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, ये बहन जी बहस कर रही हैं रितु जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मायावती जी के बयान को सुनिए और जब से चुनाव हो रहा है तब से क्या क्या बातें हुई हैं। एक अल्पसंख्यक जो भोली भाली जनता है उत्तर प्रदेश की, किन्हीं कारणों से पिछले 60 सालों में उनका विकास नहीं हो पाया है। केवल उनकी वोट की राजनीति के लिए आप लोग किस किस तरह का प्रपंच करते हैं, किन किन बातों को कहते हैं, बार बार उकसाते हैं उन लोगों को वोट की राजनीति के लिए। सबसे ज्यादा हाथ उठा रहे हैं राजेश यादव जी से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है। एक मिनट रितु सिंह जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। एक मिनट
जाएंगे? इन्होंने मुझसे पूछा था अभी जवाब, मैं इनको बताती हूँ 60 साल से कांग्रेस ने शासन किया। आपकी बात हमने सुन ली और आप क्या कहना चाहती हैं हम समझ गए। रितु सिंह जी, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप बोलती हैं तो फिर रुकती नहीं है। अगर कांग्रेस ने रितु सिंह जी, इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। दबे कुचले SC ST बात सुनने को तैयार नहीं। रितु सिंह जी, एक बार बात सुन लीजिए। बुलाते हैं ऐसे लोगों को? उनके सामने अब हम राजेश यादव जी के पास चलते हैं। राजेश जी आप बोलिए। रितु सिंह जी आप 1 मिनट सुनिए। देखिए, कांग्रेस ने जो 60 साल में दलितों के लिए, सबके लिए और देश के लिए बहुत काम करा है, मैं ये रितु सिंह को भी बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री भी हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और बहुत मर्यादित पद है। आप ये देखिए, शुरुआत किसने करी? BSP का मतलब पहले किसने बताया था? बहन जी संपत्ति पार्टी, जो किन्होंने नाम दिया था। तो प्रधानमंत्री को भी इस तरफ देखना चाहिए कि मैं कोई चीज़ किसी के प्रति गलत बोलूँगा तो दूसरा भी मेरे प्रति गलत बोल देगा। आप देखिए, शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री और उन्होंने दे दिया जब जवाब मायावती ने, तो हाय तौबा हो गई। देखिए, मैं इस बात पर नहीं जा रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और विवादित चीज़ों को छेड़ना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं। उनको उस पद की गर्मिया को बनाए रखना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पद पे हूँ जो देश का सर्वश्रेष्ठ पद है। आप देखिए, अब वो अपने कामकाज को तो देख नहीं रहे हैं जो सरकारी राजेश जी, जो आप कहना चाहते हैं हम आपकी बात समझ गए। यहाँ पर राजेश जी, आपने पहले भी मुझे बात पूरी नहीं रखने दी, बीच में पहले भी 2 सेकंड है हमारे पास, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आप मेरे को, आप देखिए, सबको टाइम आपने बहुत दिया है, मेरे को तो समय ही नहीं दिया पूरी बात रखने के लिए। अभी टाइम है, हम आपको टाइम आगे देंगे, अभी छोटा सा एक ब्रेक लेना है। प्रधानमंत्री जो अपना देश का कामकाज छोड़ के जो इतनी महत्वपूर्ण फाइलें रखी हैं, जितनी चीजें हैं, वो फाइलें उन फाइलों पे भी हम चर्चा करेंगे राजेश यादव जी, उन फाइलों पे हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे उन पार्टियों की जो समाजवादी पार्टी है और बीजेपी है, उनके बयानों को सुनवाएंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। राजेश जी मत ब्रेक के बाद चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बयानवीरों को लेकर के। जो बयानवीर हमारे राजनेता हैं, कांग्रेस की तरफ से राजेश यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर राय जी हमारे साथ बने हुए हैं। रितु सिंह BSP की तरफ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगातार जो बयानबाजी है उसको लेकर के हम चर्चा को कर रहे हैं, लेकिन माहौल थोड़ा सा गर्मा जाता है जब एक दूसरे के सवाल जवाब सामने आते हैं। लेकिन किस बात को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और प्रधानमंत्री ने ऐसी कौन सी बात कही जिसको लेकर के विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया और बुंदेलखंड को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा। आइए पहले सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? मैं तो हैरान हूं साहब। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको
आपने देख लिया है, परख लिया है, 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए। क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहनों। उनको ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा ये बुंदेलखंड को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं ना, ये तो हमारी जेब में है, जाएगा कहां? ये जो सोच करके बैठे हैं ना, वो ठिकाने पर आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे भाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। कहीं से भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा हो जिसको लेकर के बवाल हो और विपक्ष उस पर निशाना साधे। उन्होंने एक तरीके से समानता की बात कही और कहा कि अगर ऐसा होता है तो हर किसी के साथ एक जैसा होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो लोगों को और समाज में जो लोग रहते हैं उनको, जो सत्ता तक हमें पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, राजेश यादव कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर राय जी। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुना आपने, मुझे तो कहीं से इसमें कोई गलती नजर नहीं आती और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसमें उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाया हो। फिर विपक्ष क्यों निशाना साध रहा है? देखिए हिमांशु जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। आप देखिए, यादव और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से देश को बांटने की, दीवार की बात नहीं करनी चाहिए जो बांटने का काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के पद पर लगता ही नहीं है कि मोदी साहब प्रधानमंत्री के पद से बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री के पद की इतने इन्होंने जो डाउन कर दिया है उस पद को, कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के ने इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आप देखिए जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि ये चुनाव के लिए प्रधानमंत्री, देश के आप प्रधानमंत्री भी हो, चुनाव के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप जात की बात कर रहे हैं वहाँ और इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि इन 2 वर्ग के बाद जो बाकी जो वर्ग बचे हैं वो हमारी तरफ झोली में आ जाएं। तो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। राजेश जी, एक बात समझ नहीं आई, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एक तरीके से समानता की बात की कि अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली पे भी मिलनी चाहिए और होली पे आती है तो ईद पे भी आनी चाहिए। देखिए सही, जब अखिलेश जी ने जवाब दिया इसका तो प्रधानमंत्री कैसे चुप हो गए, दिल्ली भाग आए। अखिलेश जी ने कहा कि गंगा मैया की सौगंध खा के वो कहें कि उनके क्षेत्र में 24 घंटे। चलिए, अखिलेश जी की आपने बात की और रवि प्रकाश, 24 घंटे बिजली नहीं आती है, 24 घंटे बिजली आती है। अखिलेश यादव की आपने बात की और सपा के महासचिव रवि प्रकाश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बयानबाजी की जा रही है, अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उस पद की एक गरिमा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री के पद पे हैं उस पद की भी गरिमा, दोनों पदों की गरिमाओं को दरकिनार रखते हुए इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जा रही है? नहीं तो ये आप तय क्यों कर ले रहे हैं कौन अच्छा है कौन बुरा? पब्लिक को तय करने दीजिए ना। बिल्कुल, पब्लिक तो तय करेगी। हम यहाँ पर किसी को अच्छा बुरा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप क्यों पार्टी बन रहे हैं। आपके काम तो खाली इंटरप्रेट करना है ना। मुख्य प्रधानमंत्री जी अपने स्तर को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये तो दुनिया ने देख लिया। आप बात समझ रहे हैं हमारी? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। सामने प्रधानमंत्रियों की एक परंपरा रही है लंबी, कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन अब ये माननीय प्रधानमंत्री, मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्रियों की परंपरा रही है तो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी ऐसा ही किया। सीएम भी खुद ही है, प्रधानमंत्री भी खुद ही है, कोई चौथा दूसरा आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है इनको। सारे स्तरों पर इनको सीधे काम करना है, अकेले काम करना है। उन्होंने ऐसा नहीं। चलिए, रवि प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, रवि प्रकाश जी बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर राय जी हमारे साथ बने हुए हैं। वो चंद्रशेखर जी, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, आदरणीय रवि प्रकाश जी भी मेरी बात को अगर सुन रहे हों और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपना दर्द ये बयान किया है कि पिछले लंबे समय से जो सरकार में समाजवादी पार्टी बैठी हुई है वो किस तरह से खुद बैठ करके जो बोला जाए कि इसके अंदर अल्पसंख्यकों का किस तरह से साथ लेने का काम कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि नहीं, रवि प्रकाश जी मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आदरणीय रवि प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, ये बहुत जरूरी है कि आप बात सुने। रवि प्रकाश जी बात सुनिए,
मेरा ये कहना है कि पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड बताता है कि देखिए, अल्पसंख्यकों 5 में साल का बहुसंख्यक छोड़ दीजिए। अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए समाजवादी पार्टी ने, मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूँ चंद्रशेखर जी, एक मिनट मुझे बात जनता को अपने करनी हितों है। की अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे रवि प्रकाश जी कैसे होगा काम? रवि प्रकाश जी बात तो सुनिए, टाइम आपको पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है हम आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए एक बार। ये जो बांटने की क्या बात करें इनसे हम? चलिए आप कहते हैं कि आप बात मत करिए, आप सुनिए रवि प्रकाश जी, आप सुनने की कोशिश करिए, आपकी हम बात सुन रहे हैं क्या ना, सुने? आपके रिजल्ट बात जब आएगा तो है सुन ही लेंगे, नहीं। लेकिन आपको बात आप सुनना अपनी बहुत बात इंपॉर्टेंट है, करिए। वो इसलिए रवि- इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर जी 18% आपको मैं रोकना चाहूंगा। जनता के लिए चंद्रशेखर जी 1300 मैं करोड़ उस रुपया। बयान को सुनाना चाहता हूं जो इनके राजेंद्र चौधरी ने एक बयान दिया था और प्रधानमंत्री की तुलना किससे की, पहले बयान सुन लेते हैं। रवि जी आप भी सुनिए ध्यान से। जो राजनीतिक आका है प्रधानमंत्री जी अमित शाह, उसका कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे बोलते रहो और जाकर के धमकाने लगते। कई जगह तो उनके कार्यकर्ता डर गए मंच पर, इतने जोर जोर से धमकाते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है धमका किसको रहे हैं। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। तो राजेंद्र चौधरी का कहना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आतंक पैदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी एक बार सुन लेते हैं पहले। साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है, और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। रवि प्रकाश जी आपने सुन लिया होगा, राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना आतंकी से कर दी और अखिलेश यादव ने किस तरीके से बोला। सदी के महानायक की बात कर रहे हैं और बात करें अगर 2007 की तो सदी के महानायक ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम है, लेकिन क्राइम उस समय भी चरम पर था और आज भी चरम पर है। और आपका कहना है कि प्रधानमंत्री आतंक फैला रहे हैं, ये कहां की समझदारी है? रवि प्रकाश जी आप तक आवाज पहुंची मेरी? चलिए चंद्रशेखर राय जी आप क्या कहेंगे इस मामले में? मेरा ये कहना था, जैसे अभी रवि प्रकाश जी बात कर रहे थे और आपने भी एक बयान का बात कही कि प्रधानमंत्री ने ये बातें कही, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान हैं और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर हम लोग विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि समानता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ईद पे आप बिजली दे रहे हैं तो होली पे भी होना चाहिए, दिवाली पे भी होना चाहिए। अब अगर कब्रिस्तान और शमशान की अगर बात हुई है तो मैं आपको एक जानकारी दूं, ये आरटीआई से निकला हुआ कागज है जिसके अंदर ये बताता है कि 1300 करोड़ रुपया 18% जनता के लिए निकाला गया है समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान बनाने के लिए। इसमें क्या बुराई है? अगर भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि एक अल्पसंख्यक के वोट पाने के लिए आप पानी की तरह पैसा बहाएं, आप बहाइए ना, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन वही बहुसंख्यक बैठा हुआ है जिसकी आबादी 90% है, 80% है, उसके लिए आप 600 करोड़ रुपया कर रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? अगर प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं सबको बराबर रहना चाहिए, इसमें क्या बुराई वाली बात है? इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको बांटने की बात करने लग गए। बिल्कुल, इसमें कोई बांटने वाली बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई का कागज बताता है। आपकी बात पूरी हो चुकी है। जहां तक प्रधानमंत्री के लिए कहने के लिए कहा, बिल्कुल आपकी बात पूरी हो चुकी है। और राजेश जी आपको भी मैं समय दूंगा, लेकिन यहां पर मजबूरी में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपके पास आऊंगा, छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा में लगातार हमारे मेहमान राजेश यादव कांग्रेस की तरफ से, चंद्रशेखर राय जी बीजेपी की तरफ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार जो चर्चा है वो चल रही है कि बयानों को लेकर के आखिर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पद की गरिमा को भी दरकिनार कर लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राजनेता आवाम के बीच में उनके अहम मुद्दों को भुलाकर अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अमर्यादित भाषा के साथ बयानों की बयार को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बयार में अगर कोई परेशान है तो वो है आवाम। कांग्रेस की तरफ से राजेश यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश यादव जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हर तरफ से जो भी पार्टी बयान दे रही है उस पार्टी का कहना है कि वो सही है। समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में आप मैदान में हैं दोनों पार्टियां, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक ऐसी बात कही गई है जो कहीं ना कहीं अमर्यादित नजर जरूर आती है। नजर क्या आती है वो अमर्यादित, कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता देना। देखिए, बयान सारी तरफ से आ रहे हैं, शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी बयानों की। आप देखिए, प्रधानमंत्री का तो एक भी बयान आपने नहीं दिखाया कि उन्होंने क्या क्या बोला। ये आरोप मत लगाइए, अभी हमने आपके सामने दोनों बाइट चलाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। देखिए, उन्होंने ये नहीं दिखाया आपने क्या क्या बोला। जो अच्छाई चीज दिखा दी वो मैं उसमें नहीं जा रहा, क्या आपका क्या है क्या नहीं है इस चीज में नहीं जा रहा, आपका दिखाना काम है। आप ये देखिए, इस समय बुंदेलखंड में चुनाव हो रहे हैं। जब महाराष्ट्र में सूखा पड़ी, वहाँ लोग पशु सब मर रहे थे, उस समय देखिए पानी की कितनी किल्लत थी। वो समस्या धीरे धीरे बुंदेलखंड में भी आई थी। यही मंत्री थे, यही प्रधानमंत्री थे, यही देश के मंत्री थे। बीजेपी के लोग यहाँ ट्रेन पानी की भर के बोले, मीडिया को पूरा बुला लिया और ट्रेन पर फोटो खिंचवा रहे। जब मीडिया के लोगों ने ट्रेन के वो देखे तो खाली ट्रेन, पानी नहीं है बिल्कुल। तो आप देखिए वहाँ किस मुँह से वोट मांग रहे हैं। जिस तरह का आपने वहाँ पानी के लिए फोटो तो खिंचवा रहे हैं कि सुबह हम यहाँ से दिल्ली से भेज रहे हैं। खिंचवाने की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी लोग पीछे नहीं रहते हैं। आप देखिए जो आपको मैं फैक्ट दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अभी की कहानी बता रहा हूँ। वहीं चुनाव हैं, वहाँ ट्रेन भेज रहे थे ये लोग, और समानता की बात करते हैं। आप ये देखिए, समानता है इनकी पार्टी में। समानता की बात कहना और करना, जमीन पर उतारना, दोनों में तो बहुत समानता की बात करना और जमीन पर उतारना, उससे दोनों अलग है। आपकी बात पूरी हो चुकी है। अब हमारे साथ प्रेम कृपलानी जी, नेता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, प्रेम कृपलानी जी नेता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। प्रेम जी, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा सकती थी और उनको लेकर के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोगों के बीच में जाते और वादा करते कि आने वाले समय में हम उन्हें दूर करेंगे, लेकिन वो दूर करने की बजाय कह दिया कि टीवी पर एक गधे का प्रचार किया जा रहा है। इस तरीके की बयानबाजी करना कहां की समझदारी है आवाम के मुद्दों को बुला करके? देखिए, उन्होंने जो पहले भी कहा था कि अगर मुझे चुनाव बुंदेलखंड से लड़ाया जाए तो मैं वहां से लड़ने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन लड़े नहीं वहां पे। जी, इससे स्पष्ट होता है कि वो उन्होंने जो भी घोषणाएं की या जो भी योजनाएं लागू की, उसके लिए बुंदेलखंड के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। जहां तक अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी वाले जो है वहाँ पानी के लिए और चीजों के लिए पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन वास्तव में 1 रुपया भी बुंदेलखंड के लोगों को नहीं दिया। आज वहाँ का किसान, राज्य सरकार की तरफ से भी उतने प्रयास नहीं किए गए कि उन लोगों तक पानी की समस्या जो है, पलायन की समस्या है, वो रुक पाती। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा कारगर कदम नहीं सामने से उठाया गया ताकि लोगों की समस्या से उन्हें निजात मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बुंदेलखंड के लोगों से पूछिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए, अखिलेश यादव जी, और उन्होंने वास्तव में जाके जो कार्य किए और प्रत्यक्ष उनको वहां सुविधाएं दी। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी गर्व बयानी कर रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। अब बताइए, कोई प्रधानमंत्री इतना नीचे स्तर जाके किसी के परिवार में घुस के बातें कर रहा है, ये क्या उनका स्तर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आप बात करें, हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि चलिए उनकी बात तो ठीक है, उनकी बात आपने जो कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बयानबाजी ना करें, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से किया गया है बयानबाजी, वो भी सही नहीं। पहले अमित शाह जी को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था। दो शहजादे आपको दिखाई पड़ते हैं ना टेलीविजन पर, 2 शहजादे टेलीविजन पर दिखाई पड़ते हैं ना। ये कैसे है मैं बताऊं भाई, बताऊं? देखो, एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है, और उत्तर प्रदेश से दोनों से परेशान है। हर रोज
बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। चोरी, खून, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये सब मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। और अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है। तो अमित शाह जी का भी आपने बयान सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा था, और कहीं ना कहीं उनके बयान में कोई गलत नहीं नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तो बयानबाजी हो रही है, अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने जो कहा गलत नहीं है कि एक से उनके पिताजी परेशान हो। वाकई पिताजी को इससे वो परेशान है, क्योंकि पिताजी ने जितनी भी कोशिश की उनकी दरकिनार करके अखिलेश यादव ने अपनी ही रखी और उसके बाद पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। क्या कहेंगे आप राजेश यादव जी, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस की तरफ से? राजेश जी आप बताएं। देखिए, इसमें न तो पिता परेशान है न माँ परेशान है, परेशान कोई है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आप देखिए इस तरह के बयान देते हैं ये लोग, और उत्तर प्रदेश का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं वहाँ जाके ये अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये आने वाले समय में इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ाना भूल जाएंगे। इनके खुद का, अमित शाह का क्या जीवन रहा है, किस तरह से इनका खुद का करैक्टर रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। जिस तरह से हत्याओं से लेके और क्या क्या मामले इन पर चल रहे हैं और जिस तरह से तड़ी पार करा गया, सब पूरे इनका इतिहास पता है। हम क्या है इसमें ज़्यादा जाना इसलिए नहीं चाहते कि ये लोग इस तरफ ले जाना इसलिए चाहते हैं कि किसी तरह से, और हिंदू मुस्लिम की दो तरह की बात करते हैं कि इसलिए कि वोटों में डिवाइड हों और जो हिंदू मुस्लिम हो जाए, किसी तरह से यादव या अन्य जात हो जाए। चलिए तो आपकी बात समझ गए हम राजेश जी की आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात हम समझ गए। अब चंद्रशेखर जी से इसका फाइनल जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी 3 चीजों को लेकर के सवाल उठाया। राजेश जी सुन लीजिए। राजेश जी, चंद्रशेखर जी, एक समय प्रेम जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं चंद्रशेखर राय बोल रहा हूँ। मैं राजेश जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ और आप भी सुनिएगा। इसी टीवी चैनल पे आज से करीब 3 महीना पहले एक विवाद बात चल रही थी, डिबेट चल रही थी कि नोएडा में एक बलात्कार हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हुआ था, और यही कांग्रेस पार्टी बैठ करके समाजवादी पार्टी को कोस रही थी पिछले 5 साल के कामों को लेकर के, और उसने कहा कि यह बलात्कारियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी घटना घट गई कि वो बलात्कारियों की सरकार, वो गुंडों की सरकार आज साफ हो गई, और यहां प्रेम जी प्रेम के साथ राजेश जी के संग जुड़े हुए हैं, और राजेश जी वो सब चीजों को भूल करके प्रेम जी को गले लगा रहे हैं। मुझे इतनी सी बात का जवाब दीजिए कि पिछले 5 साल तक जिस पार्टी को आप कोसते रहे, जिस 5 साल तक आप झंडा लेके खड़े रहे उसके खिलाफ में, आज ऐसा कौन सा ऐसा कारण बन गया जहां पर आपको दिखाई देने लगी कि वो सुशासन की सरकार हो गई है? मैं आपको इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने यूपी में जितनी भी टिकटें बांटी हैं, अरे मेरे सरकार, मैं ये पूछ रहा हूँ गठबंधन का क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज कर दी आपने जो ये 3 महीने पहले तक बलात्कारियों की सरकार थी वो बदल करके अच्छी सरकार हो गई? बिल्कुल। और गायत्री प्रजापति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गायत्री प्रजापति के ऊपर भी FIR दर्ज की गई और मुख्यमंत्री उनका जाकर के प्रचार कर रहे हैं उनके चुनाव क्षेत्र में। प्रेम जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा कि आप कहते हैं कि अपराध कम है और अपराधी आपकी पार्टी में शामिल हैं, और सबसे पहला नाम गायत्री प्रजापति का आता है, जिन्हें पहले निकाला गया, फिर बुलाया गया, और उसके बाद अब प्रचार भी मुख्यमंत्री करें। फाइनल कमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए जांच चल रही है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल यशंत्र रचा गया है गायत्री प्रसाद जी के लिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा गायत्री प्रसाद ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनको जानबूझ करके इलेक्शन के टाइम में बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं अंदरूनी सूत्रों से बता रहा हूं। बदनाम किया जा रहा है, यह सच्चाई है, और अगर ऐसे में प्रचार नहीं किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के द्वारा जाकर के मंच पर। राजेश जी आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा। देखिए, एक करना कथनी में दोनों में बहुत अंतर है इनका। मैं आपको बताऊं, इनकी पार्टी में 2014 के चुनाव में आप देखिए कितने बलात्कारी सांसद लड़े, इन पर बलात्कार के एक सांसद पर 2 केस भी हैं। ठीक है, कहेंगे मैं नाम भी गिनवा दूंगा आपको। और नाम गिनवाने की बात आएगी तो फिर कांग्रेस इस बार विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें भी कांग्रेस में भी काफी क्रिमिनल्स को टिकट दिया गया है। हिमांशु जी, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा। मैं आप ये देख रहे हैं कि आप एक तो साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, इधर भ्रष्ट लोग आपके मंच पे होते हैं। आप ये देखिए अमित शाह जी के मंच पे, आप खुद अमित शाह जी दागी हैं, दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो खुद दागी हैं, 13 केस चल रहे हैं। आप मंच 13 केस वालों के साथ आप प्रदेश में आपको एक अच्छा नेता नहीं मिलता है। आपकी बात हम समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजेश जी समय इजाजत नहीं देता।
समय इजाजत नहीं देता हमें ज्यादा चर्चा आगे बढ़ाने की। से अपना कैंडिडेट हटा लिया इन्हें, अशोक सिंह जी जो थे उनको देखिए, क्यों हटा लिया भाई? इधर तो मुख्तार अंसारी की क्या डील है आपकी? राजेश जी, आपकी बात हम समझ गए, समय इजाजत नहीं देता ज्यादा चर्चा करने के लिए। आप सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर राय जी, राजेश यादव जी जो कि कांग्रेस की तरफ से जुड़े थे, प्रेम कृपलानी जी जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। पूरी चर्चा में बात हमने की कि बयानों को किस तरीके से अमर्यादित भाषा के साथ किया जा रहा है, वो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बात निकल कर यही सामने आई, हर पार्टी का यही कहना है कि उन्होंने जो कहा वो सही है। सही क्या है और गलत क्या है वो आने वाला समय बताएगा। 11 मार्च को साफ हो जाएगा जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।